हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की एग्जाम में आने वाला पहला चैप्टर यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर को आज हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आपको 2 पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है, यानी कि 2 वीडियोस और आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फॉर योर एग्जाम। और रिसेंटली अब फिलहाल आपको क्या जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है। तो बेस्ट रिवीजन के तरीके से हम लोग ये चैप्टर रिवाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस के अंदर, और वो भी ज्यादा लंबी नहीं रहेंगी, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले टॉपिक के साथ, तो आपके पास चैप्टर क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होती है, हेल्थ खराब क्यों होती है या डिसीज क्यों होती है, डिसीज होने के कारण क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से बीमारियां होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग पैथोजेंस क्या होते हैं जिनसे डिसीज होती है, ड्रग एल्कोहल अब्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी के टाइप्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बट इन दी शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ हम लॉन्ग फॉर्म में नहीं चलेंगे। मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आप लोगों के बोर्ड्स में काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके बोर्ड्स में काम आएगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आ जाइए। ओके तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत लंबे समय तक, बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक हेल्थ जो थी उसका क्या मतलब था, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। यानी कि ये माना जाता था कि आपकी बॉडी की स्टेट और आपकी माइंड की स्टेट जो होती है वही हेल्थ होती है, बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था, ठीक है। और कहा जाता था कि बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स है, यानी कि ह्यूमर्स मतलब फ्लूइड्स, ह्यूमर्स मतलब फ्लूइड्स, यानी ऐसा माना जाता था कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उन्हीं के बैलेंस को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। यही बात हिपोक्रेट्स कहते थे और आयुर्वेदिक सिस्टम कहता था, जो ग्रीक सिस्टम होता था, पुराना सिस्टम होता था, ठीक है। फिर लोग ये भी बोलने लगे कि ब्लैक बाइल नाम की एक चीज होती है जो कि जिस बॉडी में होती है उसका वो हॉट होता है, हॉट समझ रहे हो, तो वो वाला हॉट नहीं, एक्चुअली हॉट का मतलब है जिसके बुखार रहता है ज्यादातर, ठीक है, तो ब्लैक बाइल वाली। लेकिन इस थ्योरी को गलत किया जब विलियम हार्वे ने किसके बारे में बताया, तो विलियम हार्वे ने पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। तो इस बात को मार्क कर लीजिए, 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, यानी कि जब एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे वहां पर मिल सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की, विलियम हार्वे। तो इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए उसके बाद क्या बात हुई, देखिए इन्होंने कहा कि पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर निर्भर करता है कि कोई पर्सन जो है वो हॉट होगा या नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आगे क्या पता लगा, आगे ऐसा बोलने लगा, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि बॉडी कहती थी कि हमारा जो ये कहती थी कि हमारी जो बायोलॉजी थी लेटरल स्टेजेस में, ये बोलने लगा कि हमारा जो सारा सिस्टम है ना वो एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, और हमारी इम्यूनिटी ही हमारी हेल्थ बनाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन लाइन क्या है, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन बी इफेक्ट आवर हेल्थ, यानी कि निष्कर्ष ये निकला कि माइंड और जो मेंटल स्टेट है ना वो आपकी हेल्थ को प्रभावित करती है। उसके बाद क्या बोला गया, हेल्थ को कौन कौन प्रभावित करता है, तो 3 चीजें। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जो आपको बर्थ से मिली है, ठीक है, आपके पेरेंट्स में थी फिर आप में आई, ये वाली, ठीक है। डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, यानी कि वो डेफिशिएंसी जो कि उसे एक बचपन से मिली है, यानी जब वो पैदा हुआ था तब से उसमें आई है, या फिर उसके पेरेंट्स में थी जो कि उसमें इनहेरिट हो गई। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी कि जो डिसीजेस होती हैं पैथोजन की वजह से, ठीक है, किसी रीजन की वजह से जब कोई इन्फेक्शन होता है वो हो गई इन्फेक्शन, पैथोजन हम करेंगे इसमें। उसके बाद लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, किस तरीके की जिंदगी आप जी रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे, अनहेल्दी खा रहे हो तो अनहेल्दी रहोगे। यानी कि अगर आपकी चॉइस है कि आपको फ्राइड फूड बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि जनरली पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, बट फ्राइड फूड खाओगे, अगर फ्राइड फूड खाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल पे उसी तरीके से असर पड़ेगा, आपको उसी तरीके से बीमारियां होगी। अगर बात करें पानी की, पानी आप साफ पी रहे हो या नहीं, या जहां से आपको पानी सप्लाई हो रहा है वो साफ है या नहीं, ठीक है। क्या आप रेस्ट प्रॉपर्ली लेते हो, यानी कि जितनी नींद की जरूरत है उतनी नींद लेते हो। अब देखो एग्जाम के दिन है, ऐसे जनरली क्या होता है, आधे बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जो सो रहे होते हैं, मस्त आराम कर रहे होते हैं पूरे साल, लेकिन जब पेपर आते हैं तो भाई पूरी रात जाग जाग के पढ़ाई करते हैं। तो भाई नहीं, आपकी हेल्थ इससे डिस्टर्ब होगी, क्यों, क्योंकि आपकी हेल्थ में आपका रेस्ट भी आता है, तो आपको प्रॉपर स्लीप भी लेनी चाहिए। जितना टाइम आपका स्लीप का होता है 6 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो चीज आप पढ़ते हो ना, पढ़ते जाते हो, वो पढ़ी हुई चीज भी याद तभी रहती है स्टूडेंट्स जब आपने क्या कर रखा हो, जब आपने रेस्ट प्रॉपर्ली ले रखा हो, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। देखो मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आजकल जुम्बा चलता है, ये सब भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी उससे एक्टिव रहती है। अब देखिए आप पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ने
पढ़ने वाले बच्चों का काम होता है पढ़ते रहना, एक टेबल चेयर पे बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे, यही आपका काम होता है ना। कभी आपकी बैक पेन होती है, कभी आपका सिर दुखता है, कभी आपकी आंखें दर्द होती है, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, आपके सर्वाइकल का स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों होती है? आप लोग पढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी जो है एक जगह पे बैठी रहती है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। आइज की एक्सरसाइज करो डेली सुबह उठ के, ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है ये करो, आंखों को रोटेट करो, यानी कि एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी की मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि बैठे बैठे आपकी कमर अकड़ जाती है, आपकी गर्दन अकड़ जाती है, आपके शोल्डर्स दर्द होने लग जाते हैं, हेडेक होने लग जाता है। तो ब्लिंकिंग करते रहा करो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आजकल फोन पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे, इन्हीं पे पढ़ाई रह गई है ज्यादातर, ठीक है, सारी डिजिटल हो चुका है सब कुछ। तो आपको एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। वी गिव टू आवर बॉडी हैबिट्स दैट वी हैव टू लैक और हैव और लाइक, यानी कि हमें अपनी हैबिट्स को बना के रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है ये हमारा। उसके बाद एक्चुअली क्या हुई, एक्चुअली डेफिनेशन आई हेल्थ की। हेल्थ क्या है? हेल्थ होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस या एब्सेंस ऑफ डिसीज ही हेल्थ नहीं होती। मतलब आप कहोगे मुझे कोई बीमारी नहीं है यानी मैं हेल्दी हूँ, नहीं। अगर आप माइंड में प्रेशर है, आपको किसी चीज की टेंशन है, आप पेपर देने बैठे हो, पेपर देखते देते आपको दिमाग में टेंशन हो रही है, यार पिछला पेपर अच्छा नहीं हुआ था, पता नहीं ये वाला पेपर कैसा होगा, तो आप हेल्दी नहीं हो। तो हेल्थ क्या होती है स्टूडेंट? आप फिजिकली फिट हो, आप सोशली फिट हो और आप मेंटली फिट हो, यानी कि आप दिखने में हट्टे कट्टे हो, आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छे खासे आपने अपनी बॉडी की फिटनेस मेंटेन कर रखी है। मेंटली यानी आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपने नींद पूरी की है, आप स्ट्रेस फ्री होकर पेपर दे रहे हो। और तीसरा सोशली, यानी कि आप अलोन टाइप के पर्सन नहीं हो, आपको मतलब दुनिया से घुलना मिलना पसंद है, ताकि आपको वर्ल्ड की नॉलेज रहे, सबसे मिल बांट के रहो, ठीक है, सबके साथ इकट्ठे रहो। तो सोशली भी आपको डेवलप होना जरूरी है। तो हेल्थ क्या है? कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। When people are healthy, they are more efficient at work. जितने ज्यादा आप हेल्दी होगे उतना ज्यादा एफिशिएंट ऑफ वर्क होगी। सीधी सी बात है ना, आप बीमार हो तो आप दिन में 2 घंटे पढ़ पाओगे, लेकिन आप हेल्दी हो तो दिन में 12 घंटे पढ़ पाओगे, ठीक है। नींद पूरी हो गई आपकी, मान लीजिए आप पूरी रात सोए हो आराम से, सुबह आराम से उठे हो, तो आप पूरा दिन अच्छे से गुजार पाओगे काम करके, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वहीं आपको पूरी रात नींद नहीं आई तो आप पूरे दिन ऐसे आपको नींद की झटके लगेंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो हेल्दी का क्या मतलब है? आप जब हेल्दी होते हो तो आपका काम भी एफिशिएंट होता है, ठीक है। दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अब काम ज्यादा करोगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पैसा भी ज्यादा आएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि देखो हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चे भी कम मरेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें ही मतलब एक तरीके से आपकी एज लंबी हो जाएगी, लंबी आयु पाएंगे आप, ठीक है। चलिए हेल्थ के लिए क्या करना पड़ता है भाई? बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, यानी अच्छा खाओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबकी मात्रा इक्वल होनी चाहिए, मतलब उसी रेशो में होनी चाहिए जिसमें होती है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, यानी कि डेली नहाना धोना, जैसे सर्दियां आती हैं आप लोग नहाना धोना बंद कर देते हो, ठीक है। बहुत सारे एडल्ट्स में आजकल प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम जाके हैंड वॉश नहीं करते, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये आपका पब्लिक पर्सनल हाइजीन है, आपका खुद का हाइजीन, ठीक है, वो आपको मेंटेन रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, बॉडी की एक्टिविटी के लिए, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा जरूर करनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिसीजेस, यानी कि आपको पता होना चाहिए भाई, बीमारी के बारे में अवेयर भी तो होना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी बीमारी का क्या मतलब है, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑन द बॉडीली फंक्शन, और आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी आपकी बॉडी पे किस तरह से असर डालेगी, ठीक है। वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रॉपर्ली इन्फेक्शियस डिसीज के अगेंस्ट, यानी कि आपको टीकाकरण अपना प्रॉपर्ली ले लेना चाहिए, आपको जो पता हो, यानी कि अगर आपको टेटनस का लगता है कि हाँ टेटनस का टीका लगवाना चाहिए तो लगवा लेना चाहिए, किसी कुत्ता काट जाता है तो उसे इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, बचपन में जो इंजेक्शन लगते हैं वो वैक्सीनेशन पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि घर में कूड़ा करकट ऐसे इकट्ठे नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, यानी कि वेस्ट को अच्छे से मैनेज करके रखो, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को कंट्रोल करना, मान लीजिए आपके घर में कहीं आसपास, घर के आसपास कहीं पे गंदगी पड़ी है या पानी खड़ा पड़ा है, तो वहां पे आपको पता है कि वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, जिससे बीमारियां फैलेगी, तो उनको कंट्रोल करो, ठीक है। मेंटेन ऑफ हाइजीनिक फूड, यानी कि फूड आपका साफ सुथरा होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज साफ सुथरे होने चाहिए, मतलब जो घर का टैंक होता है उसे प्रॉपर्ली साफ करना चाहिए कुछ टाइम के बाद। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आप लोगों को हेल्दी रखने के लिए। क्या क्या चीजें हो गई? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा हो गई, अवेयरनेस हो गई, वैक्सीनेशन हो गई, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स हो गए, हाइजीन फूड हो गया, वाटर हो गया, एंड मैनी मोर, ठीक है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन मेंटेन योर गुड हेल्थ, ओके। चलिए, when the functioning of one or more organs or the system of the body is adversely affected, characteristic by the various signs and symptoms, we say they were not healthy, these are known as disease, ठीक है। जब आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम काम नहीं करता सही ढंग से, यानी कि डिसफंक्शनिंग हो जाती है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं कि आपको डिसीज हो गई है, ठीक है। डिसीज दो टाइप की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिसीज, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है किसी न किसी जरिए से, ठीक है। तो डिसीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नॉन एज इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन ऑफ अस सफर फ्रॉम देयर एट सम टाइम और अदर, यानी कि जैसे कि कोल्ड है,
ठीक है, फ्लू है। तो ये जो बीमारी है स्टूडेंट कभी ना कभी किसी न किसी को होती है। थोड़ी सी बारिश होती नहीं कि बुखार हो जाता है, मतलब खांसी जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, ठीक है। तो खांसी जुकाम जैसी बीमारियां जनरली जो होती है इन्फेक्शियस डिसीज होती है, और ये लगभग हर पर्सन के रूटीन में ही होती है, ठीक है, कभी ना कभी होती ही रहती है, ठीक है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो कि फैलती नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो एक पर्सन को आप हाथ मिला रहे हो, आप खाना खा रहे हो इकट्ठे, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर मतलब इंटरकोर्स के दौरान, ये फैलती नहीं है, ठीक है। कैंसर हो गई, डायबिटीज हो गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैंसर मेनली याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज लाइक एड्स आर फेटल। एड्स जैसी बीमारियां जो है, जो इन्फेक्शियस डिसीज है, बहुत ज्यादा फेटल है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि कैंसर जो होती है वो डेथ तक चली जाती है। इसके अलावा ड्रग और एल्कोहल अब्यूज भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। इफेक्ट को हेल्थ नहीं करती, हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। ड्रग, एल्कोहल, ये सब जो चीजें होती है आजकल पीयर प्रेशर के दौरान बच्चे ले लेते हैं कि ठीक है यार तू पी के देख, तू करके देख, ठीक है। तो ये चीजें पीयर प्रेशर में आपकी जनरली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती है, आपकी मेंटल स्टेट को, आपकी फिजिकल स्टेट को हर तरीके से खराब करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉमन डिसीजेस क्या है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए, कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस कुड कॉज डिसीज इन मैन। सच डिसीज कॉज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। यानी कि डिसीज कौन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, प्रोटोजोआ करता है, फंजाई करता है, हेलमिंथेस करती है, और इन सब को, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से बीमारियां होती है, इन्हें कलेक्टिवली कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन। उसके बाद यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि ये क्या करते हैं। चलिए देख लेते हैं, आगे देखिए। Most parasite are there for pathogen as they cause harm to the host by living in or on them। ध्यान से सुनिएगा, या तो वो इंसान की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडो जो अंदर रहते हैं, इनसाइड, और एक्टो जो आउटसाइड, बाहर रहते हैं, ठीक है। जैसे लीच हो गई, लीच क्या होती है? लीच होती है एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर रह के हमें नुकसान पहुंचाती है। जबकि एंडोपैरासाइट में हो गई हमारी एस्केरिस हो गई, ठीक है, टीनिया सोलियम हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर रह के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। उसके बाद क्या है? द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, अलग अलग जरिए से हमारे अंदर पहुंचते हैं। फूड, वाटर, एयर, हमारे किसी को टच करने से या फिर किसी भी जरिए से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। यानी कि जो हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज है उनके बीच में इंटरफेयर करते हैं, यानी पंगा डालते हैं बीच बीच में पंगे। इनको बड़े मजे आते हैं पंगे लेने में, ठीक है। रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिसकी वजह से हमारे अंदर मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होता है और फंक्शनल डैमेज, यानी कि हमारी बॉडी के फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं और मॉर्फोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है भाई। जैसे कि एग्जांपल क्या है? अच्छा, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू द लाइफ विद द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। यानी कि पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसे पता है कि वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ढल जाए। जैसे कि अगर हम अभी गर्मी वाले इलाके में रहते हैं और अचानक से हम उठ के मनाली चले जाएं, ठीक है, मनाली में क्या है? ठंड है, ठीक है, मतलब वहां पे बर्फ पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? अपने आप को मनाली के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। उसी तरीके से पैथोजेंस को पता है कि उसको आके पेट में रहना है, और पेट में तो HCl नाम का बैक्टीरिया होता है, उसका तो पीएच बहुत कम होता है, वहां जाते ही तो वो मर सकता है। तो बैक्टीरिया पहले से ही प्रिपेयर करके आता है कि भाई तुझे ना अडेप्ट करना है HCl के एनवायरनमेंट को। तो ये पैथोजेंस की खास बात होती है कि वो पता होता है उन्हें एनवायरनमेंट में कैसे ढलना है, ठीक है। आगे यही बात बताई हुई है सीधो जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब एक एक करके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी देखते हैं। सबसे पहले आती है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होने वाला टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है फीवर इन ह्यूमन बींग्स, किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। इस बात को स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर के अंदर आप लोगों को जितने भी डिसीजेस है ना उनके कॉजेटिव एजेंट अच्छे से पढ़ने हैं। सिम्टम याद करने की जरूरत नहीं है, कॉजेटिव एजेंट पढ़ने हैं, ठीक है। और मलेरिया करना है, मलेरिया भी हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियम कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी, जिससे क्या होता है? टाइफॉइड होता है, ठीक है। चलिए, दीज पैथोजन जनरली एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है फूड या वाटर से, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड, गंदा पानी, गंदा खाना खाने से ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। एंड माइग्रेट टू द ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है? हाई फीवर रहता है, सस्टेन, यानी कि लगातार सस्टेन हाई फीवर रहता है, वीकनेस आ जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, भूख नहीं लगती, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में होकर इन सीवियर केसेस, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए तो इंटेस्टाइनल डैमेज हो जाता है और डेथ तक भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। आगे बढ़ रहे हैं। विडाल टेस्ट एक टेस्ट होता है जिससे कि टाइफाइड फीवर जो होता है वो क्या हो जाता है, मतलब चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक, कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है। जैसे कि एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, एड्स के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, विडाल टेस्ट। उसके बाद एक टाइफाइड के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, मैरी मेलोन निक नेम टाइफाइड मैरी। मैरी मेलोन नाम की एक लेडी थी जो कि कुक थी। वो क्या करती थी? वॉशरूम जाने के बाद हाथ नहीं धोती थी, और वो क्या थी? टाइफाइड कैरियर थी, यानी कि उसकी बॉडी में उसको टाइफाइड था, तो वो हाथ नहीं धोती थी। तो उसने बहुत लोगों को, जिसने उसका खाना खाया ना, उन सबको टाइफाइड कर दिया। तो वो एक मतलब उसको नाम ही टाइफाइड मैरी रख दिया था, क्योंकि वो मैरी जो लेडी था, नाम था मैरी, और उसने टाइफाइड फैलाया तो टाइफाइड मैरी हो गई। तो इसका ध्यान हमेशा रखते हैं लोग टाइफाइड के टाइम पे कि भाई ऐसी लेडी। तो याद रखो भाई, वॉशरूम जाने के बाद हाथ जरूर धो, हाथ
अच्छे से धो के आओ, ठीक है। चलिए उसके बाद बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करते हैं, न्यूमोनिया नाम की बीमारी करते हैं। इसमें क्या होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एयर फिल्ड सैक। देखो हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, इनमें पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड एल्वियोलाई हो जाती है इन द केस ऑफ निमोनिया, ठीक है। जैसे जनरली कह देते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया, एक्चुअली एल्वियोलाई में पानी भरता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड ड्यूरिंग लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली वहां से पहले हवा का आना जाना हो रहा था, वहां पे फ्लूइड फिल हो गया तो हवा का आना जाना नहीं होगा। चलिए ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर हो गया, बुखार हो जाता है, ठंड लगती है, कफ हो जाता है, हेडेक हो जाता है, ठीक है। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर, यानी होठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्शन यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि किसी की जूठे बर्तनों में खाने से, या फिर मान लीजिए मैं और एक और पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, सामने वाले के निमोनिया है, तो उसके जो नेजल ड्रॉपलेट्स हैं उस ड्रॉपलेट्स को मतलब वो ड्रॉपलेट्स मुझे इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डाइसेंट्री हो गई, प्लेग हो गई, डिप्थेरिया हो गई, ये सारे बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, ठीक है। डाइसेंट्री प्लेग जो कि एर्सिनिया पेस्टिस से होती है, डिप्थेरिया से होती है, डिप्थेरिया से होती है डिप्थेरिया, ठीक है। डाइसेंट्री से होती है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायरस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि राइनो वायरस क्या करता है, कॉमन कोल्ड करता है, इसे राइनाइटिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, राइनाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड को ही राइनाइटिस कहते हैं, राइनो वायरस से होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर असर करती है, ठीक है, लेकिन लंग्स पे नहीं करती, यानी कि नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर करेगी, उससे नीचे नहीं जाती, लंग्स वाले रीजन में नहीं जाती, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होती है वो नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, यानी कि मतलब गला खराब हो जाता है, हॉर्सनेस होती है, ठीक है, खांसी हो जाती है, सर दर्द होती है, थकावट रहती है, 3 से 7 दिन तक ये प्रोसेस रहती है कॉमन कोल्ड की, और ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, आप सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कफ, स्नीक वगैरह से ये फैल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मलेरिया के ऊपर। अब आती है प्रोटोजोआ डिसीज, यानी कि आपने वायरस कर लिया, बैक्टीरिया कर लिया, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले टाइफाइड कर लिया, ठीक है, आपने वायरस से आपने कॉमन कोल्ड कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं मलेरिया के ऊपर। मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। ध्यान रखिएगा मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है, प्रोटोजोआ, यानी कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की क्या क्या, प्लाज्मोडियम की 4 वैरायटी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल भी एक होता है, ठीक है। तो 4 वैरायटी होती है प्लाज्मोडियम की, जिसमें से सबसे खतरनाक कौन सा होता है भाई, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इसका मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी इवन फैटल, यानी कि आपकी जान तक जाने का इसमें क्या होता है, खतरा होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। तो मलेरिया होता किससे है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम, लेकिन फैलता किससे है, वेक्टर कौन है, मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसका वेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है, ये पूरी लाइफ साइकिल बताएगा मलेरिया का, तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ टेबल के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूं कि अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा नंबर चाहते हो ना, तो भाई 3 नंबर में ये क्वेश्चन पक्का है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पक्का है। तो इस डायग्राम को रट लो, मैं आपको समझा देती हूँ, और फिर डायग्राम आपको आता है तो थ्योरी लिखना तो यूं चुटकियों का काम है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेज यहाँ पर देखिए क्या है भाई, हमारा हाथ पड़ा था आके मलेरिया, इस पे मलेरिया का मच्छर जो था मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज यहाँ पे आके बैठ गया। फीमेल एनाफिलीज के पास क्या था, फीमेल एनाफिलीज के पास थे स्पोरोजोइड, क्या थे, स्पोरोजोइड, देख पा रहे हैं आप, क्या थे, स्पोरोजोइड। और स्पोरोजोइड क्या होती है, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम का। स्पोरोजोइड उसने क्या किए, हमारे ब्लड में डाल दिए और ब्लड ले गए, यानी कि लेना देना किया, इसने हमसे ब्लड लिया, मॉस्किटो आई, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर आया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आई, उसने हमारा ब्लड सक किया और हमें स्पोरोजोइड बदले में दे दिए, भाई रिटर्न गिफ्ट भी लेके जाओ ना, ठीक है। चलिए ठीक है, स्पोरोजोइड हमारी बॉडी में आ गए। अब स्पोरोजोइड कहाँ जाएंगे, स्पोरोजोइड को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए उन्हें खाना चाहिएगा, ठीक है, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी के लिए उन्हें खाना चाहिएगा, खाना कहाँ मिलेगा, तो हमारे लीवर में, क्योंकि लीवर वो ग्लैंड है जहां पर सबसे ज्यादा खाना होता है। जब भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाती है बॉडी में तो लीवर उसे ग्लाइकोजन में बता के स्टोर कर लेता है, तो वो लीवर कौन है, लीवर स्टोरेज हाउस है जहां पर बहुत सारा खाना पड़ा है। तो स्पोरोजोइड चले जाएंगे हमारे लीवर के अंदर, लीवर में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई 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 अपना नंबर बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाते हैं नंबर इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारी जब बॉडी में आएंगे तो बॉडी इनके अगेंस्ट लड़ेगी, और इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए बॉडी के पास तो बहुत कुछ है, तो ये भी अपने आप की सेना को तैयार करते हैं। यानी होता है ना, जब लड़ाई करनी है तो बंदा अपना सेना तो तैयार करेगा ना, कि मेरे पास बंदे होंगे तभी तो मैं सामने वाले से लड़ूंगा, वैसे स्टेज होता है। तो लीवर में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद बहुत सारा होने के बाद ये देखिए मल्टीपल फ्यूजन करने के बाद ये बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन करने के बाद ये बहुत सारे हो जाते हैं। फिर ये जाते हैं हमारी आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर जाके ये क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन को तोड़कर उससे एक लिक्विड रिलीज करवाते हैं जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। क्या रिलीज करवाते हैं, हीमोजोइन,
हीमोजोइन, जो कि हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि हीमोजोइन की वजह से ही हमें बुखार आता है, ठंड लगती है, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे अंदर हीमोजोइन की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं और उसके अंदर से निकलते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, इसके गेमेटोफाइट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट नहीं है, वो प्लांट्स के केस में होते हैं, ठीक है, गेमेटोफाइट्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारी बॉडी में इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गेमेटोफाइट भी है, फीमेल गेमेटोफाइट भी है, लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है जो इन्हें चाहिए उससे। तो क्या होगा, अगला मादा एनाफिलीज मच्छर आएगा, वो उससे हमारी बॉडी से मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को सक करेगा और फिर उसकी गट के अंदर, मच्छर की गट के अंदर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और फिर नए स्पोरोजोइट बनेंगे और फिर ये नए बंदे को खाने के लिए चले जाएंगे। बात समझ में आई? दोबारा सुनो, स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में मच्छर ने स्टिंग किया, ठीक है, मॉस्किटो ने हमारे अंदर डाला, वो स्पोरोजोइट गए लीवर में उन्होंने जाके बहुत सारा डिवाइड किया क्योंकि वहां पे खाना था। डिवाइड करने के बाद वो चले गए आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर वो उन्होंने डिवाइड किया और अपने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स बनाए और फिर आरबीसी को तोड़कर बाहर निकल गए। आरबीसी को जब तोड़ा तो उसके हीमोग्लोबिन को भी तोड़ दिया और हीमोग्लोबिन को तोड़कर क्या बना दिया, हीमोजोइन। और हीमोजोइन क्या होता है स्टूडेंट? हीमोजोइन ही होता है जो कि हमारे अंदर चिल्स और फीवर लाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद एक और मच्छर आएगा, वापस से अपने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को उठाएगा और फिर अपनी गट के अंदर उसे फर्टिलाइज करवा के फिर स्पोरोफाइट बनवाएगा, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ ले एक बार, चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आ जाइए, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, लेट अस टेक द ग्लैंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। हमें तो वैसे भी इंसानों को आदत होती है ना दूसरों की फटी में टांग अड़ाने की, ऐसा ही बोलते हैं शायद, ठीक है, दूसरों की बातों को पता करने के लिए। चलिए, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट के अंदर ये मार्क कर लीजिएगा, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है क्या, स्पोरोजोइट, क्योंकि हमें इन्फेक्शन कौन देता है, स्पोरोजोइट, ठीक है, थ्रू बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। जब हमें बाइट करेगी तो आएगा। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल। पहले वो कहां पे मल्टीप्लाई करेगी, लीवर सेल में, और फिर वो आरबीसी में चली जाएगी एंड देन दे रप्चर। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। इसे स्टार मार्क करो, हीमोजोइन नाम का एक सब्सटेंस निकालेगी विच इज रिस्पांसिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, यानी हर 3-4 दिन बाद जो चिल्स और बहुत तेज बुखार होता है वो इसी की वजह से होगा, ठीक है। व्हेन अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीस पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये मतलब जब भी फीमेल एनाफिलस किसी को बाइट करती है तो वहां पर ये डेवलपमेंट चलती रहती है, ठीक है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स एंड देन दैट आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये क्या बोलना चाहता है, ये वही बात बोलना चाहता है कि जो मेल और गेमेटोफाइट इन्होंने उठाए थे वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या सैलिवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट बना देते हैं और फिर स्पोरोजोइट अगले बंदे को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। When these mosquito bite a human, the sporozoite introduced, फिर से वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 होस्ट हो गए मलेरिया के, कौन कौन से, मतलब प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हो गए, कौन कौन से, एक पहला है ह्यूमन और दूसरा है मॉस्किटो, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर ही उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही हो रहा है ना, जो मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो तो वही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मलेरिया हो गया आप लोगों का। चलिए इसके बाद चलते हैं अगली बीमारी के ऊपर। अगली बीमारी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली। एंट अमीबा एक हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जिससे होती है क्या, अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री बोल देते हैं इसे, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है यानी कब्ज हो जाती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, क्रैम्प्स का मतलब क्या कहते हैं उसे, क्रैम्प्स का मतलब अकड़न आ जाती है एक तरीके से, ठीक है। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, यानी जो स्टूल्स यानी कि जो पोटी होती है उसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लोट्स होते हैं, म्यूकस होता है बहुत सारा, ठीक है। हाउस फ्लाइज जो होते हैं इसके कैरियर्स होती हैं, ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम, मतलब एक पर्सन की फीकस पे बैठ के, एक की पोटी पे बैठ के दूसरे की खाने में बैठ जाती है तो फैला देती है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले के ऊपर। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर भी इसे कंटामिनेट करती है। एस्कैरिस के ऊपर, एस्कैरिस क्या है, एक कॉमन राउंड वॉर्म। एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या है, राउंड वॉर्म, क्योंकि ये राउंड राउंड होती है, ठीक है। इस एंड वुचरेरिया द फिलेरियल वॉर्म, क्योंकि ये फिलेरियल जैसी होती है, आर सम ऑफ द हेलमिंथिस व्हिच आर नोन टू द पैथोजेनिक टू मैन, ठीक है। एस्कैरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है जिससे बीमारी होती है एस्कैरियोसिस, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन हो जाता है, बुखार आ जाता है, एनीमिया हो जाती है, इंटेस्टाइनल पैसेज में ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। एक्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन व्हिच कंटामिनेट सॉइल वाटर एंड प्लांट्स, यानी कि जो भी पर्सन होगा उसके स्टूल के अंदर यानी कि उसके फीकल मैटर के अंदर इनके एक्स जाते हैं और फिर वो अगर हवा में जा रहे हैं हवा को खराब कर रहे हैं, सॉइल को खराब कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं, जहां जहां जाएंगे उन्हें खराब करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट से बंदे का क्या हो जाता है, बंदे की तबीयत, तो दूसरा बंदा इन्फेक्ट हो जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या है यार, ये माइक मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, ये माइक ना पता नहीं मुझे ऐसा लगता है करंट दे रहा है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगली बीमारी के ऊपर, वुचरेरिया द फिलेरियल वॉर्म क्या करता है भाई, तो वुचरेरिया जो फिलेरियल वॉर्म है ये हमारे अंदर एलिफेंटियसिस नाम की बीमारी कर देता है। एलिफेंटियसिस में क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, स्वोलन हो जाता है नीचे एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन का रीजन जो होता है, लेग्स वाला जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton,
dermophytone are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious disease in man. आपने दांत सुना है? दांत, बिल्कुल वही वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये किससे होती है? फंजाई से होती है। कौन सी फंजाई से? तो माइक्रोस्पोरम से हो गई, ट्राइकोफाइटोन से हो गई एंड एपिडर्मोफाइटोन से हो गई, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं, लेजन मतलब छोटे छोटे दाने, एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, यानी कि जो खोरा होता है, स्काल्प होता है, वहां पर स्किन पे हो गया या फिर नाखून पे हो गया, ठीक है, ठीक है। दीज लेसन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस रीचिंग, और इन लेसन्स के ऊपर, यानी कि ये जो जगह से आपको दिख रही है ना, जैसे कि इस पर्सन के यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग होने लग जाती है, खारिश होने लग जाती है, खुजलाने लग जाते हो आप लोग, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दी फंजी टू ग्रो, यानी कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, नमी वाले रीजन में ये ग्रो करती है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं हर टाइम जूते पहन के रखते हैं और जूतों की वजह से उनके पैरों में आता है पसीना, तो वहां पर फंगल डिसीजेस ग्रो करती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल बाय यूजिंग टॉवल, और कॉम मतलब दूसरे का टॉवल, दूसरे के कपड़े, दूसरे के कॉम यूज करने से ये फैलता है। कॉम मतलब स्काल्प वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार बोला कि खुद की हाइजीन मेंटेन करो, आसपास की हाइजीन को मेंटेन करो, ठीक है, ताकि इन्फेक्शियस डिसीज ग्रो ना करे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? साफ खाओ, साफ पहनो, साफ पियो, सब कुछ साफ साफ रखो, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमारे एडीज मॉस्किटो की बात की गई है, इसके बारे में ध्यान देना है आपको। चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर डिसीजेस सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड द ब्लीडिंग प्लेसेस। एक्चुअली क्या होता है देखो, एक आपने सुना होगा गेम्बूशिया के बारे में। गेम्बूशिया क्या करता है? गेम्बूशिया मॉस्किटो के लार्वा को खा लेता है, यानी कि हमें पता है जो डिसीजेस मच्छरों की वजह से फैलती है, तो उन्हें कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, यानी कि खड़ा पानी को बंद कर दो, ठीक है। अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर साफ करो, मॉस्किटो नेट यूज करो, ठीक है। गेम्बूशिया जैसी फिशेस को ले आओ, क्योंकि मैंने बोला ना गेम्बूशिया क्या करती है? मॉस्किटो लार्वा को खा लेती है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्टिसाइड छिड़क दो, ठीक है। ड्रेनिंग एरियाज एंड स्वैम्प्स की वगैरह पे इंसेक्टिसाइड छिड़क दो। इन एडिशन डोर्स एंड विंडो शुड बी प्रोवाइड विद वायर मेश, मतलब कि खिड़की पे जाली जुली लगा दो ताकि मच्छर आई ना सके, ठीक है। और ऑल आउट वगैरह लगा लो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डेंगू और चिकनगुनिया की बात की गई है। दो बीमारी है, डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों किससे फैलती है? तो एडीज मॉस्किटो से फैलती है। किससे फैलती है? एडीज मॉस्किटो से फैलती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द एडवांसमेंट मेड इन द बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिसीज। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। smallpox जो बीमारी है स्टूडेंट, आज दुनिया से खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि दुनिया में जो पहला टीका आया था वो स्मॉलपॉक्स का यानी चेचक का टीका आया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन ने क्या किया? स्मॉलपॉक्स को पूरी तरीके से दुनिया में खत्म कर दिया। अब जब भी बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हो बच्चों के कुछ इंजेक्शन लगते हैं, तो उसमें से एक इंजेक्शन स्मॉलपॉक्स का इंजेक्शन होता है, जिससे कि दुनिया में क्या खत्म हो गया? स्मॉलपॉक्स नाम की बीमारी खत्म हो गई। यानी कि ये बोलना चाहता है कि जिस तरीके से हमारी साइंस आगे बढ़ती जा रही है, उस तरीके से क्या हो रहा है? बीमारियां इरेडिकेट हो रही है, यानी बीमारियां खत्म हो रही है दुनिया से, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी भी उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सा निभा रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, इम्यूनिटी पे। क्या होती है इम्यूनिटी स्टूडेंट्स? क्या होती है इम्यूनिटी? चलिए पढ़ते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट? इम्यूनिटी हमारी बॉडी जब कोई भी चीज हमारी बॉडी के आसपास आती है तो उसे लड़ने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई जर्म, कोई भी प्रोटोजोआ एंटर करता है, पैथोजन एंटर करता है, तो उसके लड़ती है हमारी बॉडी, और उसी लड़ने को कहते हैं इम्यूनिटी। क्या है इम्यूनिटी? देखिए, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कि आपकी होस्ट, यानी कि आपकी बॉडी जब डिसीज के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ लड़ती है तो उसको कहते हैं इम्यूनिटी। और ये कौन करवाता है? इम्यून सिस्टम करवाता है, ठीक है। चलिए, जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आता है उससे लड़ाई करती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब जो इनबोर्न थी, यानी आप बचपन से लेकर आए थे, ठीक है, जो आपके जब आप पैदा हुए थे तब आपके अंदर थी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपने दुनिया में घूम घूम के, जैसे आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस होता है कि कुछ तो होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता लगता रहता है। तो वो क्या है? एक्वायर्ड, जो हमने दुनिया से सीखा। जैसे कि टैलेंट, कई होते हैं बचपन से ही सिंगर होते हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ होती है, और होते हैं एक्वायर्ड, मतलब वो खेल खेल के उन्होंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन गए, वो हो गए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए, तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बैटरी थोड़ी लो हो गई है, इसे थोड़ा कम कर दें हम ब्राइटनेस को। यस, इम्यूनिटी की बात यहाँ पर देखिए, जो मैं वर्ड मार्क करवाऊँ ना उसे जरूर नोट करिएगा। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, यानी कि ये डिफेंस तो है लेकिन नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से आया है, इसे नहीं पता, मतलब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी पहले से आई हुई है, उसे तो नहीं पता ना ये पैथोजन कौन है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पता है कि ये वो वाला बंदा है, अच्छा इसके लिए ये लड़ना है, ठीक है, वो होती है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही आती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स
बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू द बॉडी, और इसको स्पेशली कुछ बैरियर्स मिले हैं जिससे कि ये फॉरेन एलिमेंट से बच सके। कौन कौन से हैं बैरियर? तो पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, ठीक है, स्किन क्या है, फिजिकल बैरियर है। म्यूकस कोटिंग हो गई, एपिथेलियम की लाइनिंग हो गई, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, इन सब में माइक्रोब्स को पकड़ने के लिए म्यूकस एपिथेलियम की लेयरिंग होती है, ठीक है। हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत चीज़ों को अंदर जाने नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होगी, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो भी बोलिए, फिजियोलॉजिकली बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पेट में एसिड है, वो जानता है, जैसे कि हमारी बॉडी में हम खाना खा रहे हैं, खाने में कोई भी जम्स जाएंगे तो एसिड की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। सलाइवा इन द माउथ, सलाइवा में लाइसोजाइम होते हैं, एसिड यानी HCl हो गया ना स्टमक में, सलाइवा में लाइसोजाइम होते हैं जो कि लड़ते हैं, ठीक है। टीयर्स फ्रॉम द आइज, अगेन आइज के टीयर्स में भी क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर कौन होगी, कुछ खास सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर जो कि लड़ाई करती है। कौन है, WBC की, ल्यूकोसाइट्स के कुछ टाइप्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल। कौन सी न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्या है, सेलुलर बैरियर है, यानी कि ये क्या करती है, ये एक तरीके से ना काम करती है कि मान लीजिए कोई ये एक्चुअली ना जांच पड़ताल करती है कि कोई बीमारी वाली सेल हुई कि नहीं हुई, मतलब कोई फॉरेन एंटर किया है तो उसने किसी सेल को डैमेज तो नहीं किया, ये सब कुछ देखती है, ठीक है। मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू, फैगोसाइटेस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, यानी कि ये माइक्रोब आता है तो उसे फैगोसाइट करते हैं, यानी खाते हैं और फिर उसे खत्म कर देते हैं, ठीक है, फैगोसाइट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, जैसे कि साइटोकाइन बैरियर का मतलब हो गया जो कहते हैं ना कि कहते हैं अपने देश के लिए जान दे दी उसने, ठीक है, लोगों को बचाने के लिए खुद मर गया। जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि उसको पता लगा कि मेरे ऊपर बम लगा हुआ है तो वो दूर भाग जाएगा कि ठीक है मैं मरूंगा, मेरी दुनिया तो नहीं मरेगी। ऐसे होते हैं साइटोकाइन बैरियर। ये क्या करते हैं, इन्हें पता लग गया कि ठीक है मैं बीमार हो गई हूँ, ठीक है, मतलब एक सेल है साइटोकाइन बैरियर, वो सेल्स होती हैं जो खुद बीमार हो जाती है तो खुद को ही मार देती है, यानी कि वो क्या करती है, खुद को नहीं मारती एक्चुअली, वो दूसरों को सिग्नल पहुंचा देती है कि भाई ये ऐसा ऐसा ना सिस्टम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो सब मतलब सतर्क हो जाओ, ठीक है। कैसे करती है, तो इंटरफेरोन्स ये बॉडी के अंदर छोड़ती है, यानी सिग्नल छोड़ती है जिससे कि बॉडी को समझ में आ जाता है, ठीक है, कि भाई वायरस जो है वो एंटर हो गया। तो सुनो, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, यानी कि एक सेल, ये 4 सेल थी मान लीजिए, ये बीमार हो गई तो इसने अपने अंदर से इंटरफेरोन फेंके। इंटरफेरोन से इन तीनों को पता लग गया कि भाई ये तो बीमार हो गई तो ये खुद तो मर जाएगी लेकिन इन तीनों को बचा जाएगी जाते जाते, ठीक है। ये होता है सिस्टम। उसके बाद चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। एक्वायर्ड मतलब जो दुनिया में आप सीखे हो, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपने दुनिया में आके सीखी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, यानी वो जानती है कि कैसे काम करना है। इट इज कैरेक्टरफाइड बाय मेमोरी, इसके अंदर मेमोरी बन जाती है, इसको पता लग जाता है कि ठीक है आज मेरे साथ ये हुआ है तो कल जब मेरे साथ यही होगा तो मैं समझ जाऊंगा पहले से, यानी कि मान लीजिए कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे कि एक बार आपका मुंह जल गया तो आप अगली बार जब भी पियोगे ना उसको फूक मार मार के पियोगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि आप पहले से ही सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसको हमारी एनसीईआरटी बोल रही है एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि जब पहली बार आपका मिलाव हुआ था, पहली बार आपने जब दूध का गिलास उठाया तो आपने उसे पी लिया, पीकर आपको वो गर्म लगा। जब दूसरी बार आपने दूध का गिलास उठाया तो आपने उसे देखा, उसे आराम से फूक मारी और फिर पिया, ये होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी के ना, पहली बार मिले हैं हम, जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो कम बातें करते हैं ना, ठीक है, जबकि दूसरी बार मिलते हैं तो भाई बड़े दिनों बाद मिले हैं, क्या यारी दोस्ती निकलती है, वैसा सिस्टम है, ठीक है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट अ हायर इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनेमेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली बार हम इस बंदे से मिल चुके हैं तो दूसरी बार मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैं तो भाई तू कौन, भाई मैं कौन, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, अच्छा ओ तुझे तो वहां मिले थे, ऐसा करोगे ना, तो यानी कि आप प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में फर्क होता है, ठीक है। चलिए, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में होती हैं 2 टाइप की, जो कि बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का काम करती है। कैसे, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एक आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, और इस प्रोटीन की आर्मी को कहते हैं एंटीबॉडी। दोबारा से ध्यान दो, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की लिम्फोसाइट है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बनाती है, जिसमें से जब भी कोई बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट कुछ प्रोटीन बनाती है जिन्हें एंटीबॉडी बोलते हैं। वो एंटीबॉडी डिशुम करती है आने वाले एंटीजन को, यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, ठीक है। चलिए, द टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस देम। समझ में आ गया, टी सेल खुद नहीं सीक्रेट करती लेकिन बी सेल का मदद करती है। बी सेल और टी सेल आपस में मिलजुल के काम कर रही है, ठीक है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल कोर हैवी
टू लाइट एंड टू हैवी। ठीक है, क्या मतलब है, देखो मैंने आपको ये बोल दिया कि बी सेल्स एंटीबॉडी बना रही है। भाई एंटीबॉडी क्या है, तो भाई इसको स्टार मार्क कर लो, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपके पेपर में आ सकता है, 3 नंबर में या 2 नंबर में ये डायग्राम आ सकता है। तो एंटीबॉडी क्या होती है स्टूडेंट, एंटीबॉडी प्रोटीन की चैन होती है, इसमें 4 प्रोटीन की चैन होती है। एक ये लंबी देख रहे हो, इसे हैवी चैन बोलते हैं, एक और देख रहे हो लंबी, हैवी चैन। ये जो 2 छोटी छोटी देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली, ये है लाइट चैन। तो 2 चैन मिला के हैवी, 2 लाइट चैन मिला के H2L2 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है कि हैवी और लाइट चेन के अंदर स्टूडेंट एक सिस्टम दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है आपको, बॉन्डिंग दिख रही है, ये आपको 2 सल्फर की डाइसल्फाइड लिंकेज दिख रही है। तो ये वाली डाइसल्फाइड लिंकेज को गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है एंटीबॉडी के अंदर। 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होती है एंटीबॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये जिसकी शेप अलग से दिख रही है, ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी जब भी कोई एंटीजन आता है तो यहीं पे बाइंड करता है, और ये हर जने के लिए स्पेसिफिक होती है, हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक। यानी आपकी बॉडी में अगर 10 एंटीजन एंटर कर रहे हैं तो 10 टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और इस जगह को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप। यानी वो एंटीबॉडी का वो पोर्शन जिस पे आके एंटीजन अटैच करेगा, ये होगा पैराटोप। और एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी में आएगा उसे बोलते हैं एपिटोप। तो यहां पर ये लिख लीजिए, इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। एंटीजन का पार्ट जो एंटीबॉडी से जुड़ेगा, एंटीजन का पार्ट जो एंटीबॉडी से जुड़ेगा उसे बोलते हैं एपिटोप, जबकि एंटीबॉडी का पार्ट जो एंटीजन से जुड़ेगा वो बोलेंगे पैराटोप। क्लियर है, तो ये है हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। पढ़ लेते हैं इसे जल्दी से। तो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल called as light chains and 2 longer heavy chains। इसे लिखते हैं H2L2 से। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनती है, जिसमें से IgA, IgM, IgE, IgG, ये सब इसके टाइप्स हैं। क्या है, एंटीबॉडी के टाइप्स हैं। कार्टून ऑफ द एंटीबॉडी इज गिवन, आपको कार्टून यानी कि पिक्चर आपको दी गई है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, देयर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। देखो ये क्या बोलना चाहता है, ये बोल रहा है कि ये रिस्पॉन्स आपके ब्लड के थ्रू आ रहा है, तो इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअली इसे बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि वो इम्यूनिटी जो कि आपको एंटीबॉडी ने दी, वो इम्यूनिटी की बात कर रही है, उसी को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और ये करवाता है बी लिम्फोसाइट। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रहा है दूसरे नंबर पे, ये करवाता है टी लिम्फोसाइट। द टी लिम्फोसाइट मेडिकेट CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन organs like heart, eye, liver, kidney failure to function satisfactorily, the transplantation is only the remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begin to find a stable donor. क्या बोला जाता है, जब किसी का लंग काम नहीं करता, किसी का हार्ट काम नहीं करता, किडनी काम नहीं करती, तो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। यानी कि कोई डोनर ढूंढ के उसकी बॉडी का पार्ट निकाल के दूसरे की बॉडी में डालते हैं। अब उसकी बात करते हैं कि ये कैसे किया जाता है, डोनर को चेक कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। तो अब डॉक्टर क्या चेक करेगा, ग्राफ्ट मतलब वो चीज जो कि आपके दूसरी बॉडी में लगेगी। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ठीक है, यानी कि ग्राफ्ट जो होता है वो किसी से उठाया जाता है। ठीक है, टिश्यू मैचिंग की जाती है, पहले उसकी टिश्यू मैच किया जाता है, सेम है या नहीं है, ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है। आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज आल्सो इम्यून सुप्रेसेंट ऑल हिज हर लाइफ। देखो क्या होता है, जब एक पेशेंट की किडनी डैमेज हो गई मान लीजिए, तो उसे दूसरे की किडनी देनी पड़ेगी। तो दूसरे की किडनी जो हम लाएंगे, उस किडनी को बोलेंगे ग्राफ्ट, और उस बंदे को बोलेंगे डोनर जिसने किडनी दी। अब ग्राफ्ट पहले बंदे के लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी टिश्यू मैचिंग करेंगे, ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे। अगर वो सेम भी रहता है तो भी लगाने के बाद उस पर्सन को, जिसके अंदर वो ग्राफ्ट लगा है, उस पर्सन को पूरी जिंदगी क्या खानी पड़ती है, इम्यूनोसुप्रेसेंट खानी पड़ती है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखो हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो इम्यून सिस्टम लड़ता है, तो वो ग्राफ्ट भी तो हमारी बॉडी के लिए अलग है ना, तो इम्यून सिस्टम उससे भी लड़ सकता है, इसीलिए इम्यूनोसुप्रेसेंट खानी पड़ती है। इम्यूनोसुप्रेसेंट जो कि आपके माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में दी हुई है, कौन सी है, साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है,
इम्यूनोसुप्रेसेंट है तो ये खानी पड़ती है, ठीक है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो आपकी बॉडी पहचान जाती है कि क्या मेरा है क्या तेरा है, और जब भी वो किसी तेरी चीज को देखती है तो उसकी बॉडी में से निकलता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि टी लिम्फोसाइट निकालती है। बात समझ में आई? जब भी कोई फॉरेन पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, जिसे मेनली बोलती है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडी ने काम किया, ठीक है। अलग अलग एंटीबॉडीज काम करती है और ये करवाता कौन है? बी लिम्फोसाइट। जबकि जब भी बॉडी में कोई और ऑर्गन यानी ग्राफ्ट एंटर करता है तो बॉडी निकालती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी सीएमआई, सेल अगेंस्ट काम करती है। और कौन करवाता है? ये टी लिम्फोसाइट करवाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी सीधी सी बात है, कोई चीज आपको बनी बनाई मिल जाए या फिर कोई चीज आप मेहनत करके बनाओ, ठीक है। यानी कि एक तो है कि अब आपको वन शॉट लेक्चर मिल रहा है, वन शॉट लेक्चर में आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर दे रहे हो एक ही क्लास में, ठीक है। पूरे साल तो पढ़े नहीं हो तो एक लेक्चर में कंप्लीट कर दे रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल मेहनत करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और फिर पेपर देते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में यही फर्क है। एक्टिव मतलब यूं हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको बना बनाया खाना मिल गया, आपने बोला मुझे मैगी खानी है, आपको मैगी बनी बनाई मिल गई। आपको आपने बोला मुझे मैंगो जूस पीना है, तो आपने मैंगो का रस बना बनाया आपको फ्रूटी की बोतल मिली, आपने पी ली। या फिर आपका मन करा मैंगो जूस पीना है और आप उसे बनाओगे, मेहनत करके बनाओगे और फिर उसे पियोगे, हो गई पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जब आप किसी चीज के सामने करोगे, यानी कि आप किसी माइक्रोब के सामने आए, किसी भी पैथोजन के सामने आए, तब आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए तो होती है क्या? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल एक्टिव रिस्पॉन्स। अब धीरे धीरे पहचानेगी, उसके अगेंस्ट बनाएगी ना तो धीरे धीरे करेगी, ठीक है। Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity। ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है कि आपने माइक्रोब्स को डेरिवेटली बॉडी में डाल दिया, उसे भी क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी? व्हेन रेडीमेड एंटीबायोटिक्स आर डायरेक्टेड गिवन टू द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। यानी कि आपको कोई बीमारी हुई, आपने सीधे ही उसके एंटीबॉडी बॉडी में डाल दिए, यानी बॉडी को मौका नहीं दिया उसके एंटीबॉडी बनाने का, उसको आपने बाहर से ही इंजेक्ट कर दिया। अब आपकी बॉडी उन एंटीबॉडी को पहचानेगी और डिप्लीकेट करेगी, तो इसे बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। द येलोइश fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of the lactation has abundant antibodies to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are some example of पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि मदर ने क्या किया? बच्चे को इससे पहले कोई दिक्कत हो, पहले से ही एंटीबॉडी डाल दी, तो इसे क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे, ठीक है। कितना पढ़ा है? अभी तो बहुत पढ़ा है, ठीक है। आज की क्लास में हम ना यहीं तक करेंगे, एलर्जीज तक, ठीक है। यस, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो, वैक्सीनेशन एक तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी है। क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन क्या है? पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि आप सीधे एंटीबॉडी भी दे रहे हो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेट वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। यानी कि आप एक वीक हुआ पैथोजन आपकी बॉडी में डाल दिया जाए, यानी कि आपकी बॉडी को मौका दिया जा रहा है पैथोजन देकर, आपको पैथोजन दिया जा रहा है और आपको मौका दिया जा रहा है कि आप बनाओ अपनी एंटीबॉडीज, इसे बोलेंगे वैक्सीनेशन। वेयरएज अगर आपकी बॉडी में सीधे ही एंटीबॉडी डाल दी जाए, इसे बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? चलिए, the antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. The vaccine also generate memory B and T cells and recognize the pathogen quickly on subsequent exposure, overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? पैथोजन हमने डाल दिए इंजेक्शन से, उन पैथोजन के खिलाफ आपकी बॉडी काम करेगी, क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी, उन एंटीबॉडी को याद भी रखेगी ताकि अगली बार जब भी नेचुरली पैथोजन कोई आएगा तो आप तैयार होगे बहुत सारी एंटीबॉडीज के साथ। यानी कि आपको एक तरीके से छोटा सा शॉक दे दिया गया ताकि बड़े शॉक के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। बस ऐसा सिस्टम है। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने उम्मीद लगाई नीट में कि अगर नीट की एग्जाम की नीट के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है तो हो सकता है एग्जाम की डेट भी बढ़ जाए, तो क्या छोटा सा शॉक दिया गया,
और आपको बड़े शौक की उम्मीद हो गई। तो ऐसी चीज आप रेडी हो गए कि शायद ये हो सकता है, हम तैयार रहे, है ना। चलिए, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन द टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, द इन्फेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या मतलब है इस बात का? देखो, जब आपको ऐसा जरूरत है कि कोई पैथोजन एंटर कर गया और वो पैथोजन बहुत ज्यादा हानिकारक है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उसी टाइम आपको एंटीबॉडी देने की जरूरत है। अगर आपको एंटीबॉडी नहीं दी जाएगी तो आपकी बॉडी तो धीरे 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 काम करेगी, वो तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? बाहर से इंजेक्शन दोगे। जैसे कि टेटनस लग जाता है, टेटनस हो जाता है, तो टेटनस का टीका जल्दी से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं, यानी एंटीटॉक्सिन होते हैं, जो जाके लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब जहर स्नेक बाइट हो जाती है, यानी जब सांप काट जाता है, तो जहर आपकी बॉडी में काम करने लग जाता है, तो आपको जहर का क्या दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो जहर के अगेंस्ट काम करे जाएगा, एंटीटॉक्सिन देंगे हम, ठीक है। तो जहर का तोड़ हो गया वो, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर पूछता है कि कौन से सांप ने काटा, है ना, क्योंकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग एंटीवेनम जो भी डालता है ना वैक्सीन के अंदर, वो डालेगा, ठीक है। तो इस इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे, यानी सीधे ही एंटीबॉडी दे दी गई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट, यानी कि आजकल जो बायोटेक चल रही है उसकी वजह से बहुत कुछ ईजी हो चुका है। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैज ग्रेट अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, यानी कि अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इसलिए दुनिया में वैक्सीन बहुत सारी मिलती हैं, लार्ज प्रोडक्शन पे मिलती है, मास प्रोडक्शन होता है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो ईस्ट से बनाया गया है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। उसके बाद पढ़ते हैं एलर्जी के बारे में और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। एलर्जी, एलर्जी क्या होती है स्टूडेंट? एलर्जी सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे कि आपको एलर्जी हो जाए। एलर्जी का मतलब मान लीजिए आप धूल से, मिट्टी से, धूल मिट्टी की बात हो गई, ठीक है, पानी से, पानी तो मैंने गलत बोल दिया, पोलन से हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी, जैसे काली मिर्च से हो जाती है किसी को मशरूम की एलर्जी हो जाती है। तो यानी कि बहुत सारी एलर्जीज हैं जो लोगों को होती है, और उन एलर्जीज को ठीक करने के लिए फिर दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। तो एलर्जी क्या है स्टूडेंट? एलर्जी होती है द exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy, यानी कि बढ़ा चढ़ा के जब हमारा इम्यून सिस्टम कोई रिस्पॉन्स देता है उसे बोलते हैं एलर्जी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कोई छोटी सी बात बताई, लेकिन कुछ जनों की आदत होती है, मैडम ने बोला कि कल टेस्ट होगा, तो जो ज़्यादा मैम के चमचे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ओ मैम कल टेस्ट होगा, मैम हम तो कब से वेट कर रहे थे, मैम टेस्ट आज ले लो, मैम प्लीज़ कल रहने दो, आज ले लो, मैम एक और चैप्टर दे दो। यानी कि वो क्या करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ओवर एक्टिंग ये एलर्जी करती है। ये कोई बंदा आया, इसे पसंद नहीं है, तो अगर आपको वो बंदा नहीं पसंद तो जाके साइड में बैठ जाओ, नहीं तू यहाँ पे क्यों आया है, मतलब बखेड़ा खड़ा कर देंगे, ये आया तो आया कहाँ पे। तो ये होते हैं वो फैमिली में भी होते हैं ना कुछ ऐसे लोग ओवर एक्टिंग वाले वो वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है ओवर एक्टिंग वाला जो रिस्पॉन्स होता है ना, कि भाई मैं तो तोड़ फोड़ दूंगी, ये क्या तू आ कैसे गया मेरी बॉडी के अंदर, वो वाला। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस, यानी कि किसी को मिट्टी से है तो मिट्टी एलर्जन हो गई, ठीक है, किसी को जिस भी चीज से है, मशरूम से है तो मशरूम एलर्जन हो गया, ठीक है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीस आर IgE टाइप, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है जो कि IgE होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एलर्जी में IgE टाइप की एंटीबॉडी बनती है। कॉमन एग्जांपल क्या है? डस्ट है, पोलन है, एनिमल डेंडर है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के कुत्ते के बाल या गाय के बाल जो होते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है, फर से एलर्जी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींकें आती है, आंखों में पानी आने लग जाता है, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो हमारी बॉडी निकालती है बहुत सारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन, जिससे कि ब्लड प्रेशर हो जाता है कम, ब्लड प्रेशर हो जाता है कम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हिस्टामिन रिलीज हो गया तो हिस्टामिन को पहले डाउन करना पड़ेगा, और सीरोटोनिन रिलीज हो गया तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोजर जब एलर्जी के साथ हो जाएगा तो हम एंटी हिस्टामिन लेंगे, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। ध्यान से सुनिए, एंटी हिस्टामिन के सिक्रीशन को खत्म कर देगा, यानी उसके इफेक्ट को कम कर देगा। दूसरी बात, ये जो एड्रीनलिन है या स्टेरॉइड्स हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देंगे। यानी कि अगर स्टूडेंट्स ऐसा कभी हो कि आपके आसपास किसी बंदे को किसी एलर्जी की वजह से खांसी जुकाम छींके शुरू हो जाए, आंखों में से पानी आने लग जाए, तो आप उन्हें क्या करो, आप एकदम से उन्हें कोई शॉक दे दो। जब वो एकदम से शॉक हो जाएंगे ना तो उनकी बॉडी में एड्रीनलिन रिलीज होगा, और जब एड्रीनलिन रिलीज होता है ना तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अच्छी चीज है अगर आप ऐसा कर दो तो वो एलर्जी से थोड़ा सा शांत महसूस करेंगे। यानी उनको एकदम से बोलो भाई कुछ भी, ठीक है, ऐसे कोई ग्रैंड सी न्यूज, भाई नीट का पेपर आगे शिफ्ट हो गया,
ठीक है भाई, बोर्ड का पेपर गजब होने वाला है, मेरे को भाई बोर्ड का पेपर लीक हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ दोगे ना तो भाई उसका एड्रेनलिन क्या निकलेगा, ठीक है। चलिए तो somehow modern day lifestyle has resulting in lowering of the immunity and more sensitivity to the allergens. More and more children in the metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be the because of the protected environment properly early in life provided early in life. एक्चुअली पता क्या होता है, एक चीज़ पे मैं आज की क्लास को एंड करती हूँ। देखो क्या होता है आजकल के टाइम में, क्या हो रहा है, जो नई नई मदर्स बने हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को, अरे यार मिट्टी के पास नहीं, आप प्लीज़ इसको टच करो, हाथ धो के टच करना, हाथ इसको टच मत करो, मेरे बेबी को टच मत करो, ऐसी चीज़ें करती हैं, ठीक है। ज़मीन पे चलती है तो ज़मीन पे मैट बिछा देंगी, बच्चे को थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लगी ना जाए। और पहले क्या होता था, पहले बच्चे ना मिट्टी चाट रहे होते थे, मतलब मम्मियों को पता ही नहीं होता था बच्चे कहाँ रुल रहे हैं, वो कभी छत पे बड़े बड़े मिट्टी चाट रहे होते थे, कभी खा रहे होते थे मिट्टी, ठीक है, जो उनको सामने आता था वही खा लेते थे, जमीन ही चाट लेते थे, ठीक है, कहीं मर्जी बच्चे रुलते रहते थे, क्या मैट क्या कुछ, मम्मियों को मतलब ही नहीं होता था, कोई भी आता था आजा बेटे, गोदियों में उठा के पड़ जाते थे। तो क्या होता था स्टूडेंट्स, ये पुराने टाइम के जो बच्चे होते थे ना, इन्हें पहले से ही सारे के सारे एलर्जेंस जो होते हैं, यानी कि सारे के सारे पैथोजेंस जो होते हैं, या जितने भी मतलब फॉरेन चीज़ें होती हैं, उनसे ये पहले से आमना सामना कर लेते थे। और बचपन में इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग, तो अच्छे खासे ये एंटीबॉडीज बना लेते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के टाइम में लोगों ने, ये देखो, ये लास्ट लाइन बढ़िया देखिए, लास्ट लाइन, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ, यानी कि आजकल बच्चे जो हैं सेंसिटिव हो चुके हैं, वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण है कि उन्हें अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, यानी बचपन में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो ये गलत है, तो भाई बचपन में बच्चों को छोड़ दो, घूमो फिरो खाओ नाचो कुछ मर्जी करो, ठीक है, ऐसा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे अगले 1 घंटे में, अगला ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बाकी चैप्टर भी मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।